एवरीवन, सो वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ माइकोलॉजी। ये होने वाला है इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ यूज़फुल और हार्मफुल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी थी फंजाई के। तो आज हम बेसिकली इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। होप यू विल Fungi are eukaryotic, heterotrophic, absorptive organisms that develop a rather diffused branched tubular body and reproduce by means of spores. So इस डिफिनीशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉपिक, एब्जॉर्प्टिव, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई के। और इसके अलावा फंजाई के और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्हेन आई एम यूजिंग वर्ड फंजाई तो आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फंजाई बेसिकली इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई इटसेल्फ विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रू फंजाई, उसके अलावा क्रोमिस्टा जिसे स्ट्रेमिनोपिला भी कहा जाता है, और प्रोटोजोआ या स्लाइम मोल्ड्स। यूकेरिया एक डोमेन है जिस डोमेन के अंदर 3 किंगडम आते हैं। तो फंजाई की जब हम बात करते हैं तो इन 3 किंगडम की कलेक्टिवली बात की जाती है। जो क्लासिफिकेशन वाला हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, बट अभी के लिए आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो इसके फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन, देन थैलस, देन सेल वॉल, न्यूक्लियस स्टेटस, लाइफ साइकिल, सेक्सुअलिटी, स्पोरोकार्प्स, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली सेक्सुअलिटी या रिप्रोडक्शन का टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसमें डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। सो इसके लिए हम एक स्पेशल डिवोटेड वीडियो बनाएंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, दैट इज़ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी फंजाई अपना न्यूट्रिशन लेती कहाँ से है। तो फंजाई जो होती है वो एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। सबने पढ़ा हुआ है कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फंजाई बीइंग ए क्लोरोफिलस, ये अपना फूड खुद नहीं सिंथेसाइज कर पाती है, इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक है। और हेटेरोट्रॉपिक होने के बाद ये अपना न्यूट्रिशन लेती कैसे है? अब इसके भी डिफरेंट मोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में इंजेक्शन के थ्रू, लाइक जैसे हम हैं तो हम इंजेक्शन के थ्रू अपना फूड अंदर लेते हैं, मुंह के थ्रू डालते हैं, थ्रू आर एलिमेंट्री कैनाल वो डाइजेस्ट होता है। बट फंजाई के केस में हमें एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें इंजेक्शन भी होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्लाइम मोल्ड्स या प्रोटोजोन्स में होता है, बाकी सभी टाइप की फंजाई में एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा हम फंजाई को कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स भी कहते हैं, मतलब ये अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू। और ये जो मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्टिव टाइप न्यूट्रिशन का, इसे होलोफिटिक भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारा इनसॉल्युबल फूड है वो बेसिकली सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट होता है और फाइनली वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास है मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सेप्रोबिज्म, या जिसे सेप्रोफाइटिज्म भी कहा जाता है। तो मतलब फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रिलाई करेगी अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो बहुत सी फंजाई जो है डिकेइंग वुड के ऊपर आपको देखने को मिलती है, वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा पैरासिटिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेंगे। जितनी भी प्लांट पैरासिटिक फंजाई है उसको आप एज अ लाइक पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल देख सकते हो। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, अब ये जो वर्ड है फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि पूरे पैथोलॉजी में आते ही आते हैं, तो इनका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि उसे वही चीज़ चाहिए, लाइक ऑब्लिगेट पैरासाइट बोल दिया तो ये पैरासाइट की तरह ही रह सकता है। जैसे रस्ट हो गया, रस्ट का जो पैथोजन है उसको हम लैब में नहीं ग्रो कर सकते, उसके लिए लिविंग प्लांट ही ज़रूरी है। फैकल्टेटिव का मतलब है इसके पास फैसिलिटी है। फैकल्टेटिव को रिलेट करो फैसिलिटी के साथ कि ये फैसिलिटी है, ये पैरासाइट की तरह भी रह सकता है। ये एक्चुअल में पैरासाइट नहीं है, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है, मतलब एक्चुअल में कुछ और है बट इसके पास फैसिलिटी है एज अ पैरासाइट रहने की। तो एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में बेसिकली ये कुछ भी हो सकते हैं, ये सेप्रोफाइट हो सकते हैं। तो इन्हें हम ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडिया पे, जैसे कि काफ़ी सारी ऑल्टरनेरिया फंजाई है जिसे कि आप मीडिया पे पीडीए पे ग्रो कर लेते हो, फ्यूजेरियम को आप ग्रो कर लेते हो। तो ये सारे किसका एग्जाम्पल आ जाते हैं? ये फैकल्टेटिव पैरासाइट का एग्जाम्पल आ जाते हैं।
इसके अलावा आते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। अगेन ये सेप्रोफाइट नहीं है, इनके पास फैसिलिटी है कि ये सेप्रोफाइट की तरह एक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये पैरासाइट होते हैं, तो जो कि सेप्रोफाइट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दीज टर्म्स। ये फंडामेंटल पैथोलॉजी का कोर्स पढ़ता है तो उसमें भी इंपॉर्टेंट टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें भी ये सब है। तो अपना न्यूट्रिशन फंजाई बेसिकली इन तरीके से ले सकती है। तो ये पहला टॉपिक जो कि न्यूट्रिशन का था वो हमारा यहाँ पे कवर होता है। दूसरा थैलस। थैलस बेसिकली क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, लिम्स प्रेजेंट हैं, आंखें हैं, बाल हैं, ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है। तो उसी तरह से फंजाई का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, फंजाई कैसी दिखती है बेसिकली, उसे हम बोलते हैं उसका थैलस। तो बेसिकली फंजाई का जो बेसिक एलिमेंट है वो है हाइफा। हाइफा बेसिकली एक हमारे पास क्या है, इस तरह का धागा सा है, और इसी का जो नेटवर्क बन जाएगा, जब बहुत सारे हाइफा आपस में ऐसे हो जाएंगे तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम माइसीलियम कह देते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। हाइफा जो है वो छोटा है, मतलब सिंगल है, माइसीलियम बड़ा है। तो ये आप कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, हाइफा छोटे कम लेटर्स है इसमें, तो ये छोटी टर्म है। माइसीलियम में ज़्यादा लेटर्स है, तो मतलब ये नेटवर्क है इसका। इट्स जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बारी। और इसके बाद है हाइफा। अब ये जो हमारा हाइफा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। मोस्टली ये ब्रांच्ड ही मिलेगा, अनब्रांच्ड बहुत कम केसेस में मिलता है। इसके बाद आता है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि ये जो हमारा थैलस है या फिर हाइफा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है कि नहीं होती है। तो हाँ, इसके अंदर हमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है, जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यूनिडायरेक्शनल होती है या बाई डायरेक्शनल होती है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है, और कैसे होती है, टुवर्ड्स अ ग्रोइंग टिप, ऊपर की तरफ को होती है। ग्रोथ इसमें एपिकल देखने को मिलती है। अब इसमें थोड़ा सा है कि जैसे ये एपिकल रीजन है हमारे हाइफा का, तो इसमें जोन ऑफ इलांगेशन होगी, मतलब यहाँ से बेसिकली फंजाई ग्रो करेगी। और इसके नीचे जो रीजन होता है वो वैक्यूलेटेड होता है, और उसमें इलांगेशन नहीं हो पाती, पर वहाँ साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है जो कि टिप को ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर इसके बाद जो लेटरल ब्रांचेस हैं हाइफा की, वो एक्रोपिटल ऑर्डर में ग्रो करती हैं। दो तरह के ऑर्डर होते हैं ना, बेसिपिटल और एक्रोपिटल, तो एक्रोपिटल ऑर्डर में ग्रो करती हैं। अब इसके अलावा जो हाइफा है वो एसेप्टेट भी हो सकता है और सेप्टेट भी हो सकता है। एसेप्टेट का मतलब उसके बीच में कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होगी, तो इसमें न्यूक्लियस फ्रीली लाई कर रहे हैं, सेपरेटेड नहीं है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड काइंड ऑफ कंडीशन है। तो इसे बेसिकली सिनोसिटिक हाइफा कहा जाता है, और ये सेप्टेट भी हो सकता है। अब अगर ये सेप्टेट है तो इसमें सेप्टास भी डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लेट्स स्टडी अबाउट दी सेप्टा। सबसे पहला आता है एडवेंटिशियस सेप्टा। ये बेसिकली कैसे बनता है, जब साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है तो ये सेप्टा बनता है, कि कहीं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कहीं कम है, तो ये सेप्टा बन जाएगा। और ये बेसिकली ओल्ड हाइफा को, ओल्ड पोर्शन को कट कर देता है न्यू हाइफा से। उसके बाद प्राइमरी सेप्टा आता है। प्राइमरी सेप्टा में बेसिकली न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम ये बनता है, और इसमें एक माइन्यूट सा पोर होता है, और इस पोर से जो है वो बेसिकली चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफर हो सकती है एक सेल से दूसरे सेल में। इसके बाद परफोरेटेड सेप्टम कंप्लीट सेप्टम होता है, मतलब पूरा का पूरा सेप्टम होता है, पर इसमें माइन्यूट से पोर प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस इज द वॉल, बट इसमें ऐसे पतले पतले से पोर प्रेजेंट होंगे, जिनसे कि साइटोप्लाज्मिक फ्लो जो है वो हो सकता है, फॉर्म्ड बाय एन्यूलस ऑफ वॉल मटेरियल, एंड बेसिकली ये इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डोलीपोर सेप्टा, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि डोलीपोर सेप्टा जो है वो कौन से हमें ऑर्डर में देखने को मिलता है या कौन सी क्लास में देखने को मिलता है। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिलता है। तो इसमें बेसिकली ये पेरेंथोजोम नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्राइमरी सेप्टा और इसके अंदर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या है कि प्राइमरी सेप्टा के अंदर तो सिंपल ऐसे ही है कि इसमें पेरेंथोजोम नहीं प्रेजेंट है पहली बात तो, और जो एंड्स हैं वो स्वेलन नहीं है प्राइमरी सेप्टा में, जबकि डोलीपोर सेप्टा में वो थोड़े से स्वेलन होते हैं।
ठीक है। अब हमने पढ़ा कि फंजाई यूकेरियोटिक सेल है, तो बाकी भी तो यूकेरियोटिक सेल है, प्लांट और एनिमल सेल। तो क्या ज़रूरत पड़ी थी कि क्लासिफिकेशन में भी इन्हें डिफरेंशिएट किया गया? वो तो चलो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूकेरियोटिक सेल इन सम वेज। बेसिकली दो डिफरेंसेस हैं। इसमें राइबोसोम फ्रीली साइटोप्लाज्म में रहता है, और दूसरा इसमें लोमासोम नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एज अ पार्टिकल या वेसिकल हमें देखने को मिलते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है। इसके अलावा डाइमॉर्फिज्म एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फंजाई का। डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि फंजाई यूनिसेलुलर और फिलामेंटस स्टेज के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब एक ही फंजाई यूनिसेलुलर के जैसे भी एक्ट कर सकती है और वो फिलामेंटस भी बन जाती है जब उसे अलग तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती हैं। अब क्योंकि हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम आएंगे टिश्यूज़ के ऊपर। तो फंगल टिश्यूज़ को पहले तो कहते हैं प्लेक्टेन्काइमा। प्लेक्टेन्काइमा को ही हम बेसिकली दो तरह के टाइप के टिश्यू में डिवाइड कर देते हैं, बेस्ड ऑन कि वो कितने क्लोजली लिंक्ड हैं या कितने क्लोजली वुवन हैं एक दूसरे के साथ। तो एक आता है प्रोजेनकाइमा, दूसरा आता है स्यूडोपेरेन्काइमा। तो प्रोजेनकाइमा प्रो मतलब पहले बना हुआ है, तो बेचारा लूजली वुवन है, स्टिल रिकोगनाइजेबल, इसे हम हाइफे के जैसे रिकोगनाइज कर सकते हैं। स्यूडोपेरेन्काइमा मतलब ये पेरेन्काइमा की जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। तो पेरेन्काइमा तो टिश्यू है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि टाइटली वुवन होता है। तो स्यूडोपेरेन्काइमा क्या होगा? क्लोजली पैक्ड होगा, और ये बेसिकली रिजेंबल करता है पेरेन्काइमा ऑफ हायर प्लांट्स को। ठीक है। तो प्लेक्टेन्काइमा बेसिकली फंगल टिश्यू है, जिसे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद हायर प्लांट्स में जो हायर फंजाई में जो कि प्लेक्टेन्काइमेटस टिश्यू है, मतलब जो फंगल टिश्यू है, उसकी वेरियस मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ मॉडिफिकेशंस के नाम हैं, पर इन फर्दर लेक्चर्स वी विल डिस्कस इन डिटेल कि ये जो मॉडिफिकेशन है ये क्या क्या रोल प्ले करती है, किस फंजाई के अंदर देखने को मिलती है। अभी सिर्फ आप नाम जान लो। तो इसमें माइसीलियल स्ट्रैंड्स होते हैं, राइजोमॉब्स होते हैं, स्क्लेरोशिया होता है और स्टोमेटा होता है। तो इसमें से कुछ रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होते हैं, तो जिनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है फंजाई की सेल वॉल। तो हमने देख लिया कि सेल का मतलब उसका थैलस कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है। अब उसकी सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अलग है। अब सेल वॉल प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, राइट, और एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है। अब फंजाई जो है, फंजाई के अंदर ये बनी होगी काइटिन की। तो काइटिन से पहले देख लेते हैं कि इसमें कॉम्पोजिशन क्या है। इसमें 80 to 90% हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और फिर प्रोटीन्स और लिपिड्स भी आते हैं। अब ये जो काइटिन है, ये है क्या? ये काइटिन वही चीज़ है जो कि इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली पॉलीमर होता है, और पॉलीमर कैसा? लीनियर पॉलीमर है। ये लीनियर पॉलीमर है बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स का, जो कि लिंक्ड है बीटा 1,4 ग्लूकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन। या तो वो आपको इस लिंकेज में घुमा देंगे कि बीटा 1,4 है, बीटा 1,3 है, क्या है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा 1,4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज और बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। एक तो पेप्टिडोग्लाइकन जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, उससे क्वेश्चन आएगा, या तो इसमें से क्वेश्चन आता है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो बी क्लियर अबाउट इट कि ये बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट है। पेप्टिडोग्लाइकन में नैग और नैम होता है, वैसे यहाँ पे ये है। इसके अलावा अब हमने पढ़ा काइटिन का है, बट एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन है दो फंजाई में, ओमाइसिटीज़ में और हाइफोकाइट्रियोमाइसिटीज़ में। इसीलिए उन्हें फंजाई से अलग काइट्रिडियोमाइसिटीज़ में रखा गया, काइट्रिडियोमाइकोटा में रखा गया है, जो कि हम क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में देखा था। तो इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये हम अलग उसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर में कि किस तरह, क्यों इन्हें डिफरेंट उसमें रखा गया, क्योंकि कुछ माइनर से डिफरेंसेस थे। इसके बाद हमारे पास आता है चीफ
मेम्ब्रेन स्टिरोल। जो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्टिरोल से बनी होती है। इन केस ऑफ मैमल्स या फिर जो ओमाइकोटा और काइट्रीडियोमाइकोटा है, जो कि एक्सेप्शन थे पहले भी, उनमें जो स्टिरोल होता है वो कौन सा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल है। बट फंजाई के केस में ये जो है ये एडजिस्ट्रॉल है। अब ये जो एडजिस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंस है, इसका भी इंसान ने फ़ायदा उठाया है, क्योंकि अब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट है, मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं। तो उसका फ़ायदा लेके हमने एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स को डेवलप किया है। बेसिकली 2 तरह की एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स हमारे पास आती हैं। सबसे पहले पॉलीएन्स, यहाँ पे एल भी आएगा, ये पॉलीएन्स है, POLYENES पॉलीएन्स। दूसरी अजोल। ये 2 तरह की एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये हम फंजाई के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो पॉलीएन्स होती हैं ये बेसिकली ये डैमेज करती है पोर्स को, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसमें दिक्कत हो जाती है फंजाई में, मतलब सेल डेथ कॉज हो जाती है। दूसरी अजोल है। अजोल इनहिबिट कर देती है एडजिस्टेरोल सिंथेसिस, जिसकी वजह से भी सेल डेथ हो जाती है। तो फंजाई को मतलब मैनेज करने का ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, मतलब इस तरह से मैकेनिज्म के ऊपर वो मतलब इस तरह का मैकेनिज्म उनमें होता है। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर स्टेटस। हमने सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का देख लिया, अब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है फंजाई का, और इसमें बेसिकली अब जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर नहीं होती है जब भी न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो इसकी वजह से न्यूक्लियाई की डम्बल शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे कैरियोकोराइसिस कहा जाता है, और इसे मूरे ने डिस्कवर किया था 1964 में। और नॉर्मल टाइप की माइटोसिस भी हमें देखने को मिलती है, जो कि ईस्ट में होती है। और बहुत सी फंजाई जो होती हैं उसमें न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होता है, और जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी फंजाइज हैं जिसके अंदर हमें प्रोलॉन्ग डिप्लॉइड फेज देखने को मिलता है। ये एलोमाइसिस, ओमाइसिटीज और ईस्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना इसके अंदर है, विच इज़ हेट्रोकैरियोसिस। हेट्रोकैरियोसिस का मतलब है ऐसी सेल स्टेट जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो ये किस वजह से ये हमें देखने को मिलता है? ड्यू टू म्यूटेशन, एनास्टोमोसिस एंड कैरियोगेमी। These topics are discussed in detail in further lectures, so you have to wait for them. ये बेसिकली एक ओवरव्यू क्लास है जिसमें आपको फंजाई की मतलब ओवरव्यू का पता लगेगा कि फंजाई एक्चुअल में है क्या। अब ये हमारी माइकोलॉजी की सीरीज़ बहुत डिटेल्ड है, तो आगे हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइफ साइकिल्स। डिफरेंट तरह की लाइफ साइकिल हमें फंजाई में देखने को मिलती है। पहली है एसेक्सुअल साइकिल। तो इसमें बेसिकली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में कोई ऑल्टरेशन नहीं होगी। इसमें डिप्लॉइड फेज लैकिंग ही होता है, मतलब पूरी की पूरी लाइफ साइकिल उनकी हैप्लॉइड ही रहेगी। कौन सी फंजाई में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? यह है ड्यूट्रोमाइकोटिना। फंजाई इम्परफेक्टाई, जो कि आपने 11th-12th में भी पढ़ा ही था कि इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई कहा ही क्यों गया, क्योंकि सेक्सुअल स्टेज ही इनकी डिस्कवर्ड नहीं हुई है। दूसरी है हैप्लॉइड स्टेज। इसमें भी कंप्लीट जो है हैप्लॉइड ही है। तो आप बोलोगे एसेक्सुअल में भी तो यही था, बट इसमें हैप्लॉइड साइकिल तो हमें इसे बोला है। इसमें डिप्लॉइड जो स्टेज है वो भी आती है, बट वो बहुत छोटे से पीरियड के लिए रेस्ट्रिक्टेड रहती है, सिर्फ जाइगोट के टाइम के लिए। मतलब जाइगोट का न्यूक्लियस ही डिप्लॉइड होता है, तो इसलिए इसे हैप्लॉइड कह दिया गया। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब ये नहीं कि पूरा ही हैप्लॉइड है, इसमें डिप्लॉइड फेज आएगा, बट सिर्फ जाइगोट का न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉइड होगा। तो ये मेजॉरिटी ऑफ फंगस में देखने को मिलता है, और एस्कोमाइसिटीज़ में बहुत कॉमन होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है हैप्लॉइड साइकिल विद रेस्ट्रिक्टेड डाइकैरियन। अब ये डिप्लॉइड और डाइकैरियन के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक टर्म आती है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का सिंपल सा मतलब है 2n, जबकि डाइकैरियन का मतलब होता है n+n। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, हैप्लॉइड साइकिल और हैप्लॉइड साइकिल विद रेस्ट्रिक्टेड डाइकैरियन। तो डाइकैरियन वाली स्टेज जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप हो रहे होते हैं, तो डाइकैरियन की स्टेज भी बीच में बनती है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और उसके बाद क्या होता है, आई फॉरगेट राइट नाउ। तो उसमें एक ये भी स्टेज आती है। तो डाइकैरियन जो है वो एस्कोजिनस हाइफा में देखने को मिलती है, और ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है हैप्लॉइड माइसीलियम के ऊपर। तो ये एस्कोमाइकोटा में हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आती है हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक साइकिल। इसमें रेस्ट्रिक्टेड डाइकैरियन था, बट इसमें
इसका नाम है हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक साइकिल। मतलब इसमें डाइकैरियो फेज है और ज़्यादा एक्सटेंसिव है और वो इंडिपेंडेंट है हैप्लॉइड का। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, स्मट्स में नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद डाइकैरियोटिक साइकिल। डाइकैरियोटिक साइकिल मतलब पूरी की पूरी लाइफ साइकिल डाइकैरियोटिक फेज में देखने को मिल जाती है हमें। ये रस्ट के अंदर देखने को मिलता है। जब हम रस्ट की साइकिल आगे डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें n+n की स्टेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली होती है और कुछ स्मर्ट्स में भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आती है हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज। तो इसमें ये सिर्फ 2 ग्रुप में पाई जाती है और एल्गी लाइक फंजाई में देखने को मिलती है। तो किस किस में होती है? ब्लास्टोक्लेडियल्स और सेक्रोमाइसिस सर्विसी। और फिर इसके बाद लास्ट आती है डिप्लॉइड साइकिल, कंप्लीटली डिप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर गैमेट्स। तो ये रिपोर्टेड ये कहाँ से हमें मिलती है? रिपोर्टेड इन डिप्लोबायोटिक ईस्ट, मिक्सोजोआ और ओमाइकोटा के अंदर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे हैबिटेट्स। अब फंजाई हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? फंजाई वैसे हर कहीं देखने को मिल जाती है, पर जनरली वी कैन क्लासीफाई दिस ऑन एक्वेटिक फंजाई एंड टेरेस्ट्रियल फंजाई। जो टेरेस्ट्रियल फंजाई होती है उसे सॉइल फंजाई भी कहा। पहले ये डिबेट थी कि सॉइल में फंजाई होती है कि नहीं होती है। बहुत से साइंटिस्ट का मानना था कि सॉइल एक इनर्ट मटेरियल है जिसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो 1917 में एक साइंटिस्ट आए वेक्समैन के नाम से, जिन्होंने बोला कि सॉइल के अंदर फंजाई प्रेजेंट होती है। और उसके बाद गैरेट ने इसी फंजाई को क्लासीफाई किया सॉइल इनहेबिटेंट्स और रूट इनहेबिटेंट्स में। जो सॉइल इनहेबिटेंट्स होते हैं उनको फर्दर हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ये बेसिकली फ्री लिविंग फंजाई होती हैं जो शुगर के ऊपर, सेलुलोज के ऊपर, लिग्निन या फिर कॉप्रोफिलस हो सकती है, प्रेडेशियस हो सकती है, एंटोमोपैथोजेनिक हो सकती है। और जो रूट इनहेबिटेंट्स होते हैं इनकी लिमिटेड सेप्रोबिक एबिलिटी होती है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उतने ज़्यादा सेप्रोफिटिक नहीं होते हैं। इसके बाद आती है फंजाई एज अ हाइपर पैरासाइट्स। मतलब ये पैरासाइट्स के ऊपर भी पैरासाइट के जैसे एक्ट करेंगे। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंजाइज आती हैं, विच इज़ एम्फेलोमाइसिस क्यूस्क्यूलिस, जो कि पाउडर मिल्ड्यू के फंजाई के ऊपर पैरासाइट के जैसे एक्ट करती है। ये एक एनामॉर्फिक फंजाई है। इसके अलावा यूडेलुका कैरिकिस, जो कि बहुत सारी रस्ट फंजाई के ऊपर पैरासिटिक होती है। इसके अलावा कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंजाई ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है। तो फंजाई जो है वो ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होती है अप टू 10 किलोमीटर्स, और ये रियरली फाइंड हमें स्ट्रेटोस्फीयर में भी देखने को मिल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। रिप्रोडक्शन वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सो आई हैव टेकन द रेफरेंसेस फ्रॉम द एच.सी. दुबे बुक। तो इसके बाद अगर आप एच.सी. दुबे बुक को एक रीडिंग दे देंगे देन एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू, और बुक भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आई विल रिकमेंड प्लीज़ गो एंड रीड दैट बुक वंस एंड you will remember this chapter very well. So thank you so much.